नमस्कार। राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में हैं। पहले उन्होंने कैम्ब्रिज में 45 मिनट का एक भाषण दिया, 15 मिनट सवाल जवाब किए और उसके बाद लंदन के ताज होटल में हिंदुस्तानी पत्रकारों के संगठन के साथ एक भेंट मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने खुलकर उनके सवालों के जवाब दिए। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी उस मुलाकात में जिस तरीके से सवालों को ले रहे थे और जवाब दे रहे थे, वो उनके पिछले राहुल गांधी की तुलना में उनको ज़्यादा परिपक्व बना रही थी। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो राहुल गांधी को पप्पू समझते हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारत में लोकतंत्र खतरे में है। यानी अंधभक्त और अंध विरोधी दोनों लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। देखिए, जिन लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो राहुल गांधी की हर बात को सही मानते हैं, और जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हिंदुस्तान में कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं होगा, वो राहुल गांधी की हर बात को गलत मानते हैं। इसलिए मैं आज उन बातों पर आपसे चर्चा कर रहा हूं जिसको समझना ज़रूरी है कि वाकई भारत के लोकतंत्र के लिए क्या चीज़ें ठीक हैं। कुछ बातें, 4 मुख्य मुद्दों पर मैं बात करूंगा। क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है, जैसा कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में अपने भाषण में कहकर गए? क्या वाकई हिंदुस्तान की मीडिया कब्जे में है सरकार के, जैसा राहुल गांधी कैम्ब्रिज में कह रहे थे? क्या वहां के विपक्षी नेताओं की जासूसी होती है और उन पर अनायास बिना वजह आरोप मढ़े जाते हैं, उनको सीबीआई, ईडी का डर दिखाया जाता है और उन पर तमाम बंदिशें कसी जाती हैं, सिर्फ दिखावे के लिए या सिर्फ दबाने के लिए? कितना सच है? और एक बात और, क्या वाकई आज की तारीख में अमेरिका और चीन की तुलना में भारत बहुत पीछे है? इन 4 मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं राहुल गांधी की उस बात को सामने लाता हूं जो वो कैम्ब्रिज में कह रहे थे। इसमें मेरा सवाल भारत के उन सभी बुद्धिजीवियों से है कि आखिर जो बातें राहुल गांधी कैम्ब्रिज में कह रहे थे, वो बातें हिंदुस्तान के किसी आईआईटी, किसी आईआईएम या जेएनयू या फिर डीयू या फिर जामिया में क्यों नहीं होती? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन की धरती पर आकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी संस्थाएं जब से अपने वजूद में हैं, तब से अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कुछ भी, कभी भी, कहीं भी आकर बोल सकते हैं। जिस देश में, यानी जिस ब्रिटेन में आकर के राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं, उस ब्रिटेन में, उसी कैम्ब्रिज में जब ब्रिटिशर्स भारत पर कब्जा जमाए बैठे थे, तो उन ब्रिटिशर्स की उपनिवेशवाद के विरोध में आवाज़ उठाने वाले अंग्रेज़ों की तादाद भी कम नहीं थी। इसका मतलब ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है और उसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार और गंभीरता करनी पड़ेगी ताकि इस बात का एहसास हो कि बोलने से रोकना बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बोलना क्या है? जो एक सवाल सबसे ज़्यादा तेज़ी से उठ रहा है वो ये कि राहुल गांधी ब्रिटेन में आकर, यानी दूसरे देश की धरती पर आकर, ख़ास तौर पर ब्रिटेन में आकर, जिस देश ने 200 साल से ज़्यादा समय तक भारत को गुलाम बना के रखा, वहाँ आकर ये बातें कहना कितना मुनासिब है? तो उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप हम लेते हैं कि मोदी वहाँ के संस्थाओं को खराब कर रहे हैं और लोकतंत्र खतरे में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो बुनियादी बातें हैं, वो तय करती हैं वहाँ की जनता।
वो तय करते हैं वहाँ के वोटर्स। तो अगर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 22 करोड़ वोट मिलते हैं, तो क्या ये उन 22 करोड़ लोगों की तौहीन तो नहीं है? सवाल यही उठता है कि लोकतंत्र का ढांचा कैसे तय होगा? लोकतंत्र खतरे में है, क्या ये कह देने भर से ये साबित हो जाएगा? एक साल बाद 2024 में फिर चुनाव होंगे और उस चुनाव में क्या परिस्थितियां बनती हैं, ये तय करेगा कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है या खतरे में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है राहुल गांधी के इस बयान को अगर मैं थोड़ा विस्तार दूं, तो कुछ समय पहले जॉर्ज सोरोस ने भी कहा था लोकतंत्र खतरे में है, भारत का लोकतंत्र। तो आखिर वो सारे बातें, वो सारे लोग, वो सारी बातें एक दिशा में क्यों जा रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? और खतरे में है तो क्या ये भारत की जनता की तौहीन नहीं है? आने वाले दिनों में क्या भारत की जनता ये तय कर पाएगी कि वाकई लोकतंत्र खतरे में है या नहीं? जब राहुल गांधी यहाँ कैम्ब्रिज में भाषण दे रहे थे, वहाँ हिंदुस्तान में 3 पूर्वोत्तर राज्यों के परिणाम आ रहे थे। 3 पूर्वोत्तर राज्यों में 180 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली। एक समय था कि वहाँ कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। तो ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा कायदे की बात नहीं होगी कि आखिर वाकई क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कांग्रेस को तमाम कोशिशों के बावजूद वोट नहीं मिलते। तो लोकतंत्र खतरे में कैसे तय होगा? अब हम आते हैं मीडिया पर। मीडिया कब्जे में है। जाहिर सी बात है कि पिछले अगर कुछ सालों में हम देखें तो जो मुख्य धारा की मीडिया जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं, वो एक राग अलापती हुई भारत में दिखती है। लेकिन क्या वही मीडिया है? 2023 में, यानी अगर हम 21वीं शताब्दी के 1/4 साल लगभग बीत जाने की परिस्थिति में जब हम पहुंचे हैं, तो क्या ये माना जाए कि किसी भी देश का टेलीविज़न या किसी भी देश के अखबार ही संपूर्ण मीडिया हैं? और अगर ऐसा है तो उसकी परिस्थितियां वैसी क्यों बनी हैं कि हम कोई भी ऐसी संस्था नहीं बना पाए या खड़ा कर पाए जो जनता की बात करे, जो जनपक्ष की बात करे। मैं इस मुद्दे पर एक दिन और आपसे रूबरू होऊंगा कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि भारत में एक टेलीविज़न चैनल को आपके घर घर तक पहुंचाने में, अगर नेशनल चैनल है तो कम से कम 500 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा आता है। अब आप समझिए कि अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं कि उतना पैसा कोई व्यापारी कमा सके लाभ के, तो वो अपने पैसे अपनी जेब से क्यों लगाएगा। यहाँ पर मैं बीबीसी का भी जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि इन दिनों बीबीसी भी काफ़ी चर्चा में है। खास तौर पर जब से वो डॉक्यूमेंट्री आई है, हिंदुस्तान में फिर से चर्चा में है। तो बीबीसी को ब्रिटेन का लगभग हर व्यक्ति एक लाइसेंस फीस के तौर पर पैसा देता है, और उस पैसे से, वो पैसा बहुत बड़ा होता है, संसद भी पैसा देती है और उस पैसे से बीबीसी का खर्च निकलता है मुख्य तौर पर। तो भारत में क्या कभी भारत के नागरिकों ने ऐसा सोचा है कि एक ऐसी व्यवस्था हम खड़ी करें कि जिसके आधार पर हम एक मीडिया हाउस खड़ा कर सकें? और जिस टेलीविज़न चैनल की हम बात कर रहे हैं, 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी और इन्हीं राहुल गांधी के सबसे प्रिय लोगों में से एक अंबिका सोनी सूचना प्रसारण मंत्री थी, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिस पॉलिसी के बाद जिस टीवी चैनल का लाइसेंस महज 3 करोड़ रुपए के नेटवर्थ पर मिलता था, वो 20 करोड़ रुपए के नेटवर्थ पर मिलने लगा। और जाहिर सी बात है कि इतने पैसे व्हाइट में दिखा पाना हिंदुस्तान में व्यापारियों के लिए बड़ा कठिन साबित हुआ। कैसे कैसे लोग भारतीय टेलीविज़न के व्यापार में आए, न्यूज़ टेलीविज़न के, वो सब के सामने है।
मैंने इसीलिए कहा कि इस पर मैं एक दिन और, अगर आप लोग चाहेंगे तो खास तौर पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि नेताओं की जासूसी होती है। पेगासस की चर्चा राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में की, तो पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जांच कमेटी बनी, जिन 29 लोगों ने आरोप लगाए थे उन 29 लोगों के मोबाइल फ़ोन की जांच की गई और किसी में भी पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं पाया गया। हाँ, कुछ बग्स यानी कुछ प्रॉब्लम्स 5 मोबाइल फ़ोन्स में मिले, लेकिन पेगासस नहीं मिला। ये अब सब किसी को मालूम है। तो जो आधार, जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे वो वहाँ पर साबित नहीं होता, या उस पर भारत का सदन भी इस पर चर्चा कर चुका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जांच कमेटी बिठाकर स्पष्ट कर दिया कि कोई भी पेगासस सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के फ़ोन में नहीं था। अब हम आते हैं अमेरिका और चीन और भारत पर। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में अमेरिका और चीन की भी बात की और भारत में सुर्खियां बनी चीन की तारीफ। जाहिर सी बात है कि चीन से भारत को काफ़ी समस्याएं हैं। एक वक्त था कि रक्षा मंत्री, तब के रक्षा मंत्री, जब एनडीए की ही सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने सदन में कहा था कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चीन है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद हमने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की। मोदी की सारी कवायद खराब होती दिखी जब गलवान में हिंसा हुई। फिर भी जो परिस्थितियों की चर्चा हो रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने चीन की बात की है, क्या वो सही है? और वो भी तब जब कुछ समय पहले ही भारत के विदेश मंत्री ने एक विदेशी पत्रकार से बात करते हुए कहा था कि हम 2 ध्रुव यानी चीन और अमेरिका के जो ध्रुव को लेकर यूरोप बात करता है, हम उस 2 ध्रुव में कहीं भी नहीं हैं। हम एक अलग ध्रुव क्यों नहीं हो सकते? तो ये बातें क्या राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही? और वो भी तब जब दुनिया भर की तमाम एजेंसियां, दुनिया भर के तमाम पॉलिटिशियंस और अभी जो G20 समिट्स में विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है और उसी दौरान जो दिल्ली में रायसीना डायलॉग हो रहा है, उस दौरान इसी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले दिनों में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन में आकर के चीन की तारीफ करना कितना मुनासिब है? ये सवाल तो हमेशा राहुल गांधी से पूछा जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी सही जगह पर गलत बात कह रहे हैं या गलत जगह पर सही बात कह रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी जहां उनको जो बातें कहनी चाहिए वहां वो बातें वो कहने से चूक जाते हैं। समस्याएं इसलिए उनके साथ ज़्यादा होती हैं। चलते चलते मैं एक बात और कहूँगा कि जब राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में ये कहा कि एक युवक उनके पास आया, उसने इशारा किया कि वो फिर मिलना चाहा, फिर वो बात किया और उसने इशारे में ये कहा कि जो लोग दिख रहे हैं आपको वो मिलिटेंट्स हैं, उग्रवादी हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी या तो भारत की एजेंसियों पर भरोसा नहीं रखते या राहुल गांधी कश्मीर के युवाओं को उग्रवादी समझ बैठे। और अगर ऐसा नहीं था तो जो बातें आकर के उन्होंने कैम्ब्रिज में कही, वो बातें उनको वहाँ पर उन संस्थाओं को कहनी चाहिए थी जिसकी जिम्मेदारी थी कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो। क्योंकि अगर वो वाकई आतंकवादी थे तो कोई भी बड़ी घटना घट सकती थी। लेकिन अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि आतंकवादियों को प्यार से समझाया जा सकता है तो उनको 1991 की वो घटना याद करनी चाहिए जब वो अमेरिका में थे और उनके पिता की इन्हीं जैसे आतंकवादियों ने हिंदुस्तान में ही निर्मम हत्या कर दी थी।
और उनको गले लगाने का ही इनाम मिला था राजीव गांधी को कि वो तमिल लिट्टे संगठन से गले लगना चाहते थे, उनको शांति के साथ उनको समझाना चाहते थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। जाहिर सी बात है कि आतंकवादियों से इस भाषा में बात नहीं की जा सकती। आतंकवादी और भटके हुए नौजवानों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी। हाँ, मीडिया वाली बात पर मैं एक बार ज़रूर आऊँगा, क्योंकि वो बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि वहाँ पर मीडिया पर सरकार का कब्ज़ा है, उस वक्त हिंदुस्तान में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम डिजिटल माध्यमों पर सिर्फ राहुल गांधी की ही बातें हो रही होती हैं। आज की तारीख में अगर आप उन टेलीविज़न चैनल्स को छोड़ दें जिस पर वो आरोप मढ़ते हैं, तो उसके अलावा जितने माध्यम हैं वो सब इतने आज़ाद, इतने बिंदास हैं कि वो कुछ भी, कभी भी, कहीं भी कहने को आज़ाद हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तय है कि संस्थाओं पर, जो संस्थाएं बड़ी दिखती हैं, उस पर बंदिशें हैं। क्यों? क्योंकि उनको चलाने के लिए एक बड़ा खर्च चाहिए होता है, एक बड़े पैसे चाहिए होते हैं, और वो पैसा अगर नहीं मिलता है एडवर्टीज़मेंट के तौर पर, तो उनको समस्याएं होती हैं। इसलिए इस पर विस्तार से फिर बात करेंगे। नमस्कार।